हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग साफ कुशल होंगे। आज हम आपको समझाने वाले हैं रीजनिंग में सिलेबस फॉर एसएससी। हम सभी जानते हैं कि अगर हम किसी भी कंपटीशन में तैयारी करते हैं तो हमें सबसे पहले सिलेबस मालूम होना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट का हमें मालूम होना चाहिए कि किसी भी सब्जेक्ट का क्या सिलेबस है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग अगर हम तैयारी करते हैं तो बहुत अच्छा और बहुत फायदेमंद होता है। तो चलिए पहले हम समझते हैं आज का सिलेबस। उससे पहले मैं दीपक कुमार जील क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। रीजनिंग में सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस फॉर एसएससी बहुत ही मस्ट एंड इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम किसी भी प्रिपरेशन अगर हमें पता हो कि हम इसमें प्रिपरेशन में ये करना चाह रहे हैं, ये तैयारी करना चाह रहे हैं, उसके लिए हमें बहुत जरूरी है कि चैप्टर वाइज पता हो कि हमें ये चैप्टर की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि हमें अक्सर देखा गया है बहुत से छात्र सिर्फ जैसी वैकेंसी आती है तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते हैं कि हमें सिलेबस में क्या क्या पढ़ना चाहिए। सिर्फ पढ़ते रहते हैं और लास्ट में क्या होता है, वो अपने मुताबिक मार्क्स नहीं ला पाता है। हम सभी जानते हैं कि रीजनिंग सभी को आती है, सभी छात्रों को आती है, सभी घर में बहुत कॉन्फिडेंट के साथ सॉल्व करते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में जब जाते हैं तो उनका वो कॉन्फिडेंट लो हो जाता है। क्यों लो हो जाता है? क्योंकि एग्जाम हॉल में हमें सभी को पता है कि टाइम को देखने के साथ साथ एक्यूरेसी भी देखी जाती है, और एक्यूरेसी जब हम देखेंगे तो टाइम हमारा स्पेंड यानी खर्च ज्यादा हो जाता है, और इसी से हम जो क्वेश्चन हम सोचते हैं कि हम 80 करके आएंगे, 90 करके आएंगे, वो करके तो आते हैं, लेकिन जो हमारा एक्यूरेसी है 80 में 50, 80 में 60 रह जाता है। इसलिए सबसे मस्ट है कि हमें टॉपिक वाइज रिवाइज करना चाहिए। इसीलिए हम सिलेबस लेके आए हैं एसएससी के लिए, और उस सिलेबस के तहत ही हमने स्लोगिज्म का फर्स्ट चैप्टर कल स्टार्ट कर दिया स्लोगिज्म के लिए। उसमें स्लोगिज्म में थोड़े से चैप्टर जो हमारे स्लोगिज्म में थोड़े 2-4 क्वेश्चन हमने समझाए दिए हैं कल, और उसी के तहत हम आगे जाएंगे। इस चैप्टर वाइज हम सिलेबस फॉर एसएससी के लिए एक चैप्टर का एक कंसेप्ट क्लियर करके जाएंगे। जिस छात्रों को रीजनिंग नहीं आती है उन्हें चिंता की जरूरत नहीं है। हम उन्हें इस सिलेबस के तहत, एसएससी सिलेबस के तहत हम पूरी रीजनिंग को एक कंसेप्ट को समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं पहला स्लोगन जो हमने कल स्टार्ट कर दिया है, 2 नंबर में ब्लड रिलेशन। इसमें और भी देख लेते हैं, क्योंकि स्लोगन में क्या होता है, ये एसएससी यानी 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है एसएससी में, और लगभग 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है बैंक में। 1 से 2 नंबर स्लोगन आता है एसएससी में, और 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है किसमें, बैंकिंग में। और जो एसएससी और बैंकिंग दोनों में आते होंगे उसको हम स्टार लगाते चलेंगे। ओके, चलिए दूसरे में ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन भी हमारा लगभग 1 से 2 नंबर का आता है एसएससी में, और 2 से 2 नंबर के आसपास आता है बैंकिंग में। ठीक है, ब्लड रिलेशन। 3 नंबर है रैंकिंग। तो रैंकिंग भी हमारा क्या है, दोनों में आता है, एसएससी में भी आता है और बैंकिंग में भी आता है। एसएससी में भी आता है और बैंकिंग में भी आता है। 4 नंबर है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन भी हमारा किसमें आता है, एसएससी और बैंकिंग। एसएससी और बैंकिंग, ये भी हमारा डायरेक्शन भी आता है। फिर डैश, ये ओनली एसएससी में आता है। क्लोज भी हमारा एसएससी में आता है। नंबर 7 में है काउंटिंग फॉर फिगर, ये भी हमारा एसएससी में आता है। नेक्स्ट क्यूब एंड कीबोर्ड, ये भी हमारा एसएससी में आता है। नंबर 9 में है देखिए सिटिंग अरेंजमेंट, ये हमारा क्या है, ये दोनों में आता है। एसएससी में भी पूछा जाता है, यहां से इस चैप्टर से एसएससी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बैंकिंग में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 नंबर में वेन डायग्राम, ओनली एसएससी। 11 में अल्फाबेट सीरीज, ये भी एसएससी में ही पूछा जाता है। 12 नंबर में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर। इसमें देखिए नंबर ऑफ सीरीज दिया गया है, तो नंबर ऑफ सीरीज के लिए पहले समझते हैं नंबर ऑफ सीरीज क्या है। नंबर ऑफ सीरीज में एसएससी में नंबर ऑफ सीरीज रीजनिंग में आती है, लेकिन बैंकिंग में नंबर ऑफ सीरीज मैथ में आती है। समझना जरा मैं क्या कह रहा हूं, नंबर ऑफ सीरीज एसएससी में, बैंकिंग में, एसएससी में आती है रीजनिंग में, और बैंकिंग में आती है मैथ में। ठीक है, तो नंबर सीरीज दोनों में आती है, यानी कि हमारा एसएससी में भी आता है और
बैंकिंग में भी आता है। फर्क से लगता है कि एसएससी के पेपरों में नंबर ऑफ सीरीज रीजनिंग में आती है और बैंकिंग के पेपर में नंबर ऑफ सीरीज मैथ में आती है। फिर नेक्स्ट है मिसिंग नंबर, नेक्स्ट है एनालॉजी, नेक्स्ट है कोडेड, नेक्स्ट है ऑड वन आउट, नेक्स्ट है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट। इसमें देखेंगे नंबर 1 कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग दोनों में आती है, एसएससी में भी और बैंकिंग में भी। यानी एसएससी में भी कोडिंग एंड डिकोडिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं और बैंकिंग से भी कोडिंग एंड डिकोडिंग से प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट है लेटर सीरीज, ये बैंकिंग में नहीं आता, ओनली एसएससी में आता है। और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी में, ये मत सोचना कि इसे वो एसएससी में ही आता है, मतलब इसे बैंकिंग को हम अलग कर रहे हैं, लेकिन सभी एग्जाम जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सभी में रीजनिंग के यही सिलेबस आता है, रीजनिंग का यही सिलेबस आता है। नेक्स्ट है ऑड वन आउट, नेक्स्ट वर्ड फॉर्मेशन, नेक्स्ट है पेयर फॉर्मेशन और नेक्स्ट है डिक्शनरी। फिर देख लेते हैं नॉन वर्बल में। नॉन वर्बल में क्या होता है? नॉन वर्बल सिर्फ एसएससी में ही पूछा जाता है, एसएससी में ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे पहला है मैट्रिक्स, 2 नंबर में वाटर एंड मिरर इमेज, 3 नंबर में पेपर कटिंग, 4 नंबर में इनकम्प्लीट, 5 में है एम्बेडेड, नेक्स्ट है ग्रुपिंग। दोस्तों ये सभी सिलेबस जो एसएससी के लिए बताया जा रहा है, इसमें चैप्टर्स बाय चैप्टर्स एक एक कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। बहुत से छात्र ऐसे हैं जिन्हें रीजनिंग आती है, बहुत से छात्र, सबसे ज्यादा ये सोचने की बात है कि अधिकांश जितने मोस्टली स्टूडेंट होते हैं सभी को रीजनिंग आती है, लेकिन हमें ये देखने की बात होता है कि जो हम एग्जाम हॉल में जब बैठते हैं तो रीजनिंग के मान लेते हैं 30 नंबर का रीजनिंग आता है या 30 क्वेश्चन आते हैं, तो एग्जाम हॉल में हम सभी जितने भी छात्र बैठते हैं सभी लगभग औसतन 20 से 25 से नीचे लेके आ जाते हैं, लेकिन वही 25 प्लस करता है जो बार बार कंसेप्ट को समझता है और सिलेबस के तहत सभी चैप्टरों को बार बार रिवाइज करता है, वही 25 प्लस मिलाता है। और हम सभी जानते हैं जब हमारा कट ऑफ बनता है तो हम लोग सोचते हैं कि 3 नंबर और आए होते तो हमारा सिलेक्शन हो गया होता, शायद 4 नंबर और आए होते तो हमारा सिलेक्शन हो गया होता। उनको सबसे ये जानना जरूरी है कि अगर एक ऐसा है, जैसे हमारा पार्ट किसी भी कंपटीशन में हम पार्ट कितने चार सब्जेक्टों में आता है, जैसे जीएस हो गया, जीके, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया और इंग्लिश हो गया, इन 4 सब्जेक्ट में आते हैं। और सबसे हम लोग सोचते हैं, हमारी सोच है कि रीजनिंग हम सभी को आती है, तो अगर हम सभी को आती है तो उसी में ही क्यों ना हम सबसे ज्यादा मेहनत कर लें, ताकि हमारे रीजनिंग में जो हमारे 20 या 22 नंबर आते हैं वो जाके 25 प्लस में हो जाए, ताकि लास्ट में जो हमारी मेरिट बनती है उसमें हमें यह ना कहना पड़े कि हमारे 4 नंबर कम आए, 3 नंबर कम आए। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इस सिलेबस को समझ लीजिए जो हमारे एसएससी प्लस। लेकिन इसमें यह भी ध्यान देने की बात है, हमने जिसने स्टार लगाया ये बैंकिंग को रेफर करता है, लेकिन ये भी ध्यान देना चाहिए कि ये सारा सिलेबस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये मत सोचना कि पुलिस के लिए अलग सिलेबस पढ़ा जाएगा या किसी फोर्स के लिए अलग सिलेबस पढ़ा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जितना सिलेबस है सभी के लिए ही कंपलसरी है, लेकिन जो बैंकिंग में है, बैंकिंग के थोड़ा कुछ बहुत चैप्टर्स होते हैं जो बैंकिंग के लिए अलग आते हैं और अलग जो अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए अलग आते हैं। हम सभी को पता है कि यदि हम मेहनत करते हैं और कंटिन्यू मेहनत करते हैं तो हम जरूर अपने अनुसार अपने अकॉर्डिंग जो हमारा एम होता है उसको पा लेते हैं। जैसे हमारे एक थोड़ा सा मैसेज देना चाहता हूं, जैसे युद्ध कहां तक टाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, मैं राणा का वंशज हूं, फेंक भाला जहां तक जाए। भाले से याद आता है अभी हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है उसमें हमारे नीरज चोपड़ा भारत की आन बान साथ उन्होंने क्या किया है, भाला में गोल्ड मेडल जीता है। सिर्फ एक ही ऐसा व्यक्ति था जिसने हमारे लिए इस टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। तो उन्होंने क्या किया, अपने जो उसका वर्क होगा उसमें मेहनत की होगी, निश्चित ही उनका उस वर्क पे मेहनत की होगी, इसीलिए हमें अपने वर्क पे मेहनत करनी होगी। ये हमारा सिलेबस पूरा था, इसी सिलेबस के तहत चैप्टर बाय चैप्टर हम आगे बढ़ते जाएंगे और एक एक कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर करते जाएंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।